नमस्कार, सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अनंतनाग में पुलिस दल पर आतंकी पुलिसकर्मी शहीद, जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर, 2 की तलाश जारी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक। राष्ट्रपति उम्मीदवार पर बीजेपी नेताओं की सोनिया गांधी और सीपीएम महासचिव से मुलाकात। कांग्रेस ने कहा नहीं बताया गया नाम। एसपी, बीएसपी और अन्ना द्रमुक नेताओं से भी मुलाकात। बैंक खाते के लिए आधार अब जरूरी, 31 दिसंबर तक देना होगा आधार नंबर। 50,000 या ज्यादा के लेन देन के लिए भी अनिवार्य। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में लगातार दूसरी बार भारत शामिल। जापान के बाद सबसे ज्यादा 183 वोट हासिल। पाकिस्तान को झटका। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर। सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रणय और श्रीकांत। चैंपियंस ट्रॉफी में कल भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी भिड़ंत। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल जम्मू कश्मीर और दार्जिलिंग की सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। केंद्र सरकार ने दार्जिलिंग में स्थिति पर काबू के लिए अतिरिक्त अर्धसैनिकों को भेजने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से वहां की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी है, जिसकी वजह से केंद्र ने अर्धसैनिक बलों को भेजने के फैसले पर रोक लगा दी। दार्जिलिंग में स्थिति सामान्य करने के लिए 1000 अर्धसैनिक सुरक्षा बल के जवान भेजे गए हैं, जिसमें 200 महिला सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। दार्जिलिंग में बांग्ला भाषा और अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के मद्देनजर सरकार ने इलाके में सेना की तैनाती की है। दक्षिण कश्मीर में आतंकियों ने कल पुलिस पार्टी को निशाना बनाया। अनंतनाग जिले के अचाबल में हुए इस हमले में 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इनमें से एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ है। दूसरी तरफ अनंतनाग में ही सुरक्षा बलों और लश्कर के आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया, जबकि 2 आतंकियों की तलाश जारी है। मुठभेड़ के दौरान स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की कोशिश भी की। हालत पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को फायरिंग का सहारा लेना पड़ा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। उधर जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आम सहमति बनाने के मकसद से गृहमंत्री राजनाथ सिंह और सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कल मुलाकात की। बीजेपी के दोनों नेताओं ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई सांसद डी राजा और मुलायम सिंह यादव से भी इस बारे में चर्चा की। इसके अलावा बीजेपी नेताओं ने जेडीयू नेता शरद यादव, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, बीएसपी नेता नरेश अग्रवाल और टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय से भी बातचीत की। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आम सहमति बनाने के मद्देनजर सत्ताधारी बीजेपी ने विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पहुंचे। बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की तरफ से कोई भी नाम नहीं सुझाया गया है। सरकार मिलने आई थी, सरकार कंसल्ट करने आई थी, सरकार सहयोग मांगने आई थी, लेकिन नाम के बगैर सहयोग किसको दें? सहयोग तो नाम को दिया जाता है, पार्टी को तो सहयोग दिया नहीं जा सकता। इसके बाद सिंह और वेंकैया नायडू ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की। We think in the present context, a person who occupies the office of the President of India must be a person of impeccable secular credentials and must be a person who can safeguard and uphold the constitutional values of the Indian Republic. बीजेपी अब तक कांग्रेस, बीएसपी, एनसीपी, टीडीपी, सीपीएम से बातचीत की पहल कर चुकी है। कांग्रेस, लेफ्ट और एनसीपी समेत 9 विपक्षी दलों के समूह ने कहा है कि एनडीए का उम्मीदवार तय होने के बाद वो फैसला करेंगे। इस बीच एआईएडीएमके के अम्मा गुट ने वेंकैया नायडू से मुलाकात की।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 28 जून है। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। केरल के कोच्चि मेट्रो को आज से व्यावसायिक संचालन के लिए खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन करने के बाद इसमें सफर भी करेंगे। कोच्चि मेट्रो का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा। उद्घाटन के दौरान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, मेट्रोमैन ई श्रीधरन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। 13 किलोमीटर में यह मेट्रो 11 स्टेशनों से होकर गुजरेगी। कोच्चि मेट्रो की शुरुआत 2012 में हुई थी। इसकी अनुमानित लागत करीब 5,000 करोड़ रुपए थी। वहीं कोच्चि मेट्रो का किराया 15 से 30 रुपए के बीच होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि राजस्थान सरकार को कथित गोरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि कुछ महीने पहले सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक ये कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ दिन पहले तमिलनाडु सरकार की तरफ से खरीदे गए गाय और बछड़ों पर बाड़मेर में कथित गोरक्षकों ने हमला किया था। मंत्रालय ने इसी घटना की बाबत कार्रवाई की बात कही है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कानून हाथ में लेने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अलग गोरखालैंड के लिए हो रहे आंदोलन के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के लिए संकट गहराता जा रहा है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि वो दार्जिलिंग में जल्द से जल्द हालात सामान्य बनाए। वहां जारी आंदोलन के बीच दार्जिलिंग में अभी कई पर्यटक फंसे हुए हैं। दार्जिलिंग में बेमियादी बंद के 5वें दिन भी जगह जगह ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। छुट्टी मनाने आए पर्यटकों का अब हाल बुरा है। ना तो वहां उन्हें जरूरत के सामान मिल रहे हैं और ना ही शहर से निकलने का कोई साधन। कल शाम में 4 बजे से इंतजार करें, 6 बजे तक नहीं मिला गाड़ी। अभी 3 बजे से बढ़ा हुआ है हम लोग और पेट में चूहा कूद रहा है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। 7 बजे से वेट कर रहे हैं, अभी तो कोई बस नहीं आया। अभी एक बस आई है, ड्राइवर कह रहा है कि पुलिस की कस्टडी में है, अगर वो कहेंगे तो छोड़ देंगे। ज्यादातर होटल खाली पड़े हैं और दुकानें बंद। पुलिस और सुरक्षाकर्मी पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के काम में जुटे हैं, लेकिन पर्यटकों का मानना है कि इस काम में घंटों लगाए जा रहे हैं। कोई नहीं, पुलिस ने इनसे पूछा था तो कह रहे हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते, कुछ पता नहीं है कब तक भेजेंगे, लेकिन हमारी ट्रेन भी है कल की। कोई व्हीकल्स नहीं है, पुलिस का असिस्टेंट भी नहीं मिल रहा हम लोग का, इसीलिए तो हमको बंद है सब कुछ। वो लोग बोले डर लगते है इधर का आदमी के लोग, हम लोग जाना चाहता है। अभी गुरुवार को गोरखालैंड मुक्ति मोर्चा के दफ्तरों में छापेमारी के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा। देर रात प्रदर्शनकारियों ने लोधामा स्वास्थ्य केंद्र और रिम्बे खायल पावर प्रोजेक्ट में आग लगा दी। जीजीएम अध्यक्ष बिमल गुरंग भूमिगत हो गए हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को जीजीएम सचिव रोशन गिरी से मुलाकात कर प्रदर्शनकारियों का पक्ष सुना। विपक्ष पूरे मामले के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं राज्य सरकार का आरोप है कि जीजीएम राजनीतिक फायदे के लिए आंदोलन भड़का रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मंदसौर की घटना के खिलाफ कल किसानों का गुस्सा देश भर में फूटा और कई राज्यों में 3 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर गाड़ियों की आवाजाही ठप कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय समन्वय समिति के बैनर तले दिल्ली में किसान संगठनों की बैठक हुई। किसानों की मांग है कि सरकार किसानों का कर्ज माफ करे और उपज का लाभकारी मूल्य मिले। इसके लिए 6 जुलाई से मंदसौर से यात्रा शुरू होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को किसान सड़कों पर उतरे। 3 घंटे के राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम का हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में असर दिखा। 19 तारीख को फिर राष्ट्रीय किसान महासंघ की मीटिंग दिल्ली के अंदर होगी, जिसके अंदर आगे देश में इस आंदोलन को कैसे सिरे चढ़ाया जाए, कैसे किसानों की बात मनवाई जाए, उसके ऊपर फिर चर्चा हो। उधर जोधपुर में किसानों ने प्याज को सड़कों पर बिखेर कर अपना आक्रोश जाहिर किया। इधर 20 राज्यों के किसान नेता शुक्रवार को दिल्ली में जुटे। बैठक में देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप देने का खाका तैयार किया गया। फिलहाल लड़ाई 2 मुद्दों पर होगी। किसान संगठनों की मांग है कि सरकार देश भर के किसानों का कर्ज माफ करे और उपज का लाभकारी मूल्य मिले। तो हम लोगों ने केवल सरकार के लिए 2 बिंदु रखे हैं और 2 बिंदु वैसे बिंदु हैं जो प्रधानमंत्री ने खुद वो अपनी मोहर लगाई है उसके ऊपर।
क्योंकि देश का किसान बहुत क्लियर है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रॉफिट के बिना अब नहीं लेंगे। दूसरा मुद्दा जो है वो है कर्जा माफी का। बैठक में 6 जुलाई को मंदसौर से यात्रा शुरू करने का भी फैसला लिया गया है, जो 2 अक्टूबर को चंपारण में खत्म होगा। अखिल भारतीय संघर्ष समन्वय समिति बनाई गई है, जो बड़े फैसले लेगी। इस समिति में जितने भी संगठन आए हैं, उनमें से हर संगठन का एक प्रतिनिधि होगा, और जो संगठन और जुड़ेंगे उनका भी एक एक प्रतिनिधि होगा। तो ये सबसे बड़ी प्रतिनिधि सभा होगी, जिसमें सब बुनियादी निर्णय लिए जाएंगे। Today all farmers join together here. We will fight for our right. It is the democracy country. We have the right to fight. फसलों के वाजिब दाम नहीं मिलने से किसानों में गुस्सा है। सरकारों से ठोस मदद नहीं मिलने के बाद अब किसान संगठन एकजुट हो रहे हैं। साथ ही आंदोलन का दायरा भी राष्ट्रव्यापी होता जा रहा है। पंचानन मिश्रा के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को 10,000 रुपए की फौरी मदद के लिए शर्तों के साथ अधिसूचना जारी कर दी है। इधर मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला नहीं थम रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कर्ज से परेशान 2 और किसानों ने आत्महत्या की। शिवपुरी जिले के विनेका गांव में किसान कल्ला केवट ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों का कहना है कि उसने कुछ लोगों से कर्जा लिया था। बुधवार को होशंगाबाद में एक किसान ने खुदकुशी कर ली थी। इसके चलते मध्य प्रदेश में पिछले 9 दिनों में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। भोपाल में मंदसौर फायरिंग को लेकर कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का 72 घंटे का सत्याग्रह खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आंदोलन किसानों को न्याय मिलने तक जारी रहेगा। देश भर में आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि आज भी आजादी के 7 दशक बाद भी कई किसान भूखे सोते हैं, तो किसी को वो दवा खानी पड़ती है जिसके बाद नींद नहीं, केवल मौत आती है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि खरीफ की फसल की बुआई के लिए 10,000 की तुरंत मदद केवल उन किसानों को मिलेगी जो पूरी तरह कृषि पर निर्भर हैं और उनकी आय का दूसरा जरिया नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे मीडिया में किसानों की कवरेज की। किसान खबर तब है जब वो आत्मदाह कर लेता है। किसान खबर तब है जब वहां जातीय दंगे होते हैं गांव में। किसान एक ऐसा विषय है जिसपे आपको अपने काम को, मीडिया को कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा। वो कंसिस्टेंसी नहीं मिल पा रही है मीडिया में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो एजेंडा तय कर रहा है और उसके पास एजेंडा है नहीं। आखिर ये मुद्दे कौन से थे जिनके नाते आज पूरा देश का किसान आंदोलित है? देखिए मीडिया मंथन शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान। हरमंदिर साहिब और दरबार साहिब हैं इस तीर्थ स्थल की दूसरे नाम। मुख्य परिसर में है एक सरोवर, जिसके ठीक बीच में बनी है एक शानदार इमारत, जिसके है 4 प्रवेश द्वार। मुख्य इमारत की ऊपरी हिस्से पर है सोने की परत, जिससे मिला इसे स्वर्ण मंदिर का नाम। 1588 में शेख मियां मीर ने गुरु अर्जुन देव के निर्देशन में रखी हरमंदिर साहिब की नींव और 1604 ईस्वी में ये बनकर हुआ तैयार। स्वर्ण मंदिर में आते हैं रोजाना 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु और लगभग 35,000 लोग शामिल होते हैं विशाल लंगर में। उन्नीस 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में टाडा कोर्ट ने अबू सलीम और मुस्तफ़ा दोसा समेत
6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। मुंबई धमाकों के आरोप में अबू सलीम और इन पर हथियार मुंबई पहुंचाने और साजिश में शामिल होने का आरोप लगा है। कोर्ट ने एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। टाडा कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई धमाकों के आरोप में अबू सलीम और मुस्तफ़ा दोसा को दोषी करार दिया। दोसा पर साजिश रचने का आरोप साबित हुआ है। सलीम पर गुजरात से मुंबई हथियार लाने का दोष सिद्ध हुआ है। इनके अलावा 4 और आरोपी दोषी पाए गए। इनमें करीमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल राशिद खान, रियाज सिद्दीकी और ताहिर मर्चेंट शामिल हैं। दोषियों पर देश के खिलाफ युद्ध करने का आरोप साबित नहीं हो पाया। पहली जो कंस्पायरेटरी मीटिंग हुई थी दुबई में, वो मुस्तफा डोसा के भाई मोहम्मद डोसा के घर पे हुई थी। मैं दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, एजाज पठान और बाकी के बहुत सारे बॉम्बे के गैंगस्टर्स थे, जिन्होंने वहां पे ये कंस्पिरेसी हैच की थी कि बॉम्बे में हम लोग आर्म्स और एम्युनिशंस भेजेंगे, बॉम्ब्स भेजेंगे, जो RDX भेजेंगे और उसके साथ में बम ब्लास्ट करेंगे। कोर्ट ने अब्दुल कय्यूम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। ये फैसला 1993 के मुंबई धमाकों के दूसरे हिस्से का है। दोषी करार दिए गए आरोपियों को मुख्य मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। मुख्य मामले में 100 दोषियों को सजा हुई थी। 23 आरोपी बरी हो गए थे। अबू सलीम पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित हुआ था। सोमवार से सजा पर बहस शुरू हो सकती है। पीड़ित अब दाऊद इब्राहिम जैसे भगोड़े दोषियों को भारत लाने की मांग कर रहे हैं। याकूब मेमन को जैसे फांसी दी गई थी, वैसे दाऊद इब्राहिम को भी भारत में लाके उन पे भी जब ये कार्रवाई होगी तभी हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा। मुंबई में 12 मार्च 1993 को 12 सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इनमें 257 लोगों की जान गई थी। 713 लोग घायल हुए थे। 27 करोड़ रुपए की सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन धमाकों में पहली बार बड़े पैमाने पर RDX का इस्तेमाल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तेलुगु देशम पार्टी के सांसद JC दिवाकर रेड्डी पर देश की 7 एयरलाइंस ने प्रतिबंध लगा दिया है। विस्तारा, गो एयर और एयर एशिया ने उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जबकि इंडिगो, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज और एयर इंडिया ने गुरुवार को ही उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये कार्रवाई विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर दिवाकर रेड्डी की तरफ से हंगामा किए जाने के बाद की गई है। असल में रेड्डी को इंडिगो एयरलाइंस ने देरी से पहुंचने के बाद जहाज में नहीं चढ़ने दिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। సెక్యూరిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారంగానే 45 నిమిషాల ముందర క్లోజ్ కావాలి కౌంటర్. సో అదే చెప్పాను. థర్డ్ ఎంపైర్ చూస్తున్నారు, CCTV కెమెరా ఉంది, టైమింగ్స్ రికార్డ్ చేస్తుంది. సో అది టైమింగ్స్ రికార్డ్ చేసింది, నేను చెప్పింది ఉంది. ఆ కారు వచ్చేవాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు, వారి నిర్ణయం తీసుకోండి. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से कल CBI ने टॉक टू AK कार्यक्रम मामले में पूछताछ की। CBI की टीम मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास पर पहुंची। जुलाई 2016 में हुए इस कार्यक्रम का करीब 1 करोड़ रुपए का ठेका एक PR कंपनी को देने में गड़बड़ी के आरोप पर सवाल पूछे गए। मनीष सिसोदिया के पास वित्त मंत्रालय और प्रचार विभाग का भी जिम्मा है। इससे पहले CBI ने जनवरी में दिल्ली सरकार के प्रचार विभाग में छापा मारा था। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ को छापा करार दिया है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। अब बैंक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। 50,000 या उससे ज़्यादा का लेन देन करने के लिए भी आधार नंबर बताना होगा। केंद्र सरकार ने कल ये फैसला किया है। खाता धारकों को इस साल 31 दिसंबर तक आधार नंबर बैंक को देना होगा। ऐसा नहीं करने पर खाता अवैध हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा गरीबों को उठाना पड़ेगा। भारत अफगानिस्तान के बीच मालवाहक हवाई कॉरिडोर जल्द शुरू होने जा रहा है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना है। ये पहली हवाई सेवा अफगानिस्तान की विमान कंपनी एरिना एयरलाइंस शुरू करेगी। पाकिस्तान की ओर से भारत और अफगानिस्तान के बीच ज़मीनी रास्ता देने से इनकार के बाद ये कदम उठाया गया है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि ये विमान दूसरे विमानों की तरह पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से होकर ही गुजरेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने भारत से कुलभूषण जाधव मामले में 13 सितंबर तक पूरा जवाब देने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसी तरह पाकिस्तान को 13 दिसंबर तक पक्ष रखने का समय दिया गया है। 18 मई को सुनवाई के दौरान आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव को फांसी देने से रोक दिया था। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्था ECOSOC में भारत ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर ली है। चुनाव में भारत को एशिया प्रशांत श्रेणी में जापान के बाद सबसे ज़्यादा 183 वोट मिले। ECOSOC की 18 रिक्तियों को भरने के लिए गुरुवार को मतदान हुआ था। भारत और पाकिस्तान दोनों का 3 साल का कार्यकाल इस साल ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान इस बार जीतने में सफल नहीं रहा। एक दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय कानून की भारतीय विशेषज्ञ नीरू चड्ढा को समुद्री कानूनों पर फैसला देने वाले अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के 21 सदस्यीय पैनल में बतौर जज नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 9 साल का होगा। स्विट्जरलैंड ने भारत समेत 41 देशों को वित्तीय खातों की सीधी जानकारी देने वाली संधि को मंजूरी दे दी है। इसके काले धन के बारे में जानकारी इसके बाद मिल सकेगी। इसे अगले साल से लागू करने की योजना है। साल 2019 में पहली बार जानकारियां साझा की जाएंगी। स्विट्जरलैंड इस बात की पड़ताल भी करेगा कि करार वाले देशों में गोपनीयता और आंकड़ों को सुरक्षित रखने की कितनी पुख्ता व्यवस्था है। जर्मनी के पूर्व चांसलर हेलमुट कोल का निधन हो गया है। 87 साल के कोल 1982 से 1998 तक जर्मनी के चांसलर रहे। उन्होंने ही जर्मनी को फिर से एक करने की आधारशिला रखी थी। वो जर्मनी में सबसे लंबे समय तक चांसलर रहे। शीत युद्ध के आखिरी दौर में वो दुनिया के सबसे चहेते नेताओं में से एक थे। उन्हें पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण कराने के लिए फादर ऑफ रीयूनिफिकेशन की संज्ञा दी जाती है। साथ ही शीत युद्ध के शांतिपूर्ण तरीके से खात्मे में भी उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। यूरोपीय संसद ने पाकिस्तान को मौत की सज़ा के बढ़ते आंकड़ों पर लताड़ लगाई है। यूरोपीय संसद में इस मसले पर प्रस्ताव भी पेश किया गया। पाकिस्तान को अपनी सेना की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कहा गया है। यूरोपीय संसद ने पाकिस्तान को सैन्य हिरासत में होने वाली मौतों की जांच करने के लिए भी कहा है। यूरोपीय संसद ने पाकिस्तान सैन्य बलों को मिली खुली छूट और सैन्य अदालतों के कामकाज के तरीकों पर चिंता जताई है। इस मामले में गुरुवार को यूरोपीय संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत गुप्त तरीके से सिविल मामलों की सुनवाई करती है। We have already spoken about the situation in Pakistan many times. We always have to say that protection of human rights is in very bad condition, and defenders of human rights face persecutions, unfair trials, and they are even killed or they simply disappear. प्रस्ताव में कहा गया कि पाकिस्तान में गलत ट्रायल चलाए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर मौत की सजाएं दी जा रही हैं। इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो नाबालिग और मानसिक रूप से निःशक्त हैं। कई मामले में ट्रायल पूरा हुए बिना ही मौत की सजा दी गई है। ब्रसल्स में हुई यूरोपियन संसद की बैठक में पाकिस्तान को मौत की सजा पर तुरंत रोक लगाने की नसीहत दी गई है। यूरोपियन संसद का ये प्रस्ताव कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद पारित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। HS प्रणय और किदाम्बी श्रीकांत इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। प्रणय ने जकार्ता में पुरुष एकल वर्ग क्वार्टर फाइनल में ओलंपिक चैंपियन चीन के चेन लॉन्ग को 3 गेम के मुकाबले में 21-18, 16-21, 21-19 से शिकस्त देकर बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज की है। उधर श्रीकांत ने चीनी ताइपे के तुजू वांग को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। अब प्रणय का सामना जापान के काजुमासा सकाई और श्रीकांत का मुकाबला सोन वान हो से होगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून ने बिहार में दस्तक दे दी है। भागलपुर और आसपास के जिलों में बारिश से लोगों ने राहत की सांसें ली। अगले 3-4 दिनों में मानसून समूचे बिहार में सक्रिय हो जाएगा। 4 दिनों के भीतर समूचे बिहार में मानसून की बारिश होने के आसार हैं। इधर दिल्ली में भी आज सुबह हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है।
और चलते चलते हेडलाइंस एक बार फिर से। अनंतनाग में पुलिस दल पर आतंकी हमले में 6 पुलिसकर्मी शहीद, जवाबी कार्रवाई में 1 आतंकी ढेर, 2 की तलाश जारी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक। राष्ट्रपति उम्मीदवार पर बीजेपी नेताओं की सोनिया गांधी और सीपीएम महासचिव से मुलाकात, कांग्रेस ने कहा नहीं बताया गया नाम। एसपी, बीएसपी और अन्य प्रमुख नेताओं से भी मुलाकात। बैंक खाते के लिए आधार अब जरूरी, 31 दिसंबर तक देना होगा आधार नंबर। 50,000 या ज्यादा के लेन देन के लिए भी अनिवार्य। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में लगातार दूसरी बार भारत शामिल, जापान के बाद सबसे ज्यादा 183 वोट हासिल, पाकिस्तान को झटका। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर, सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रणय और श्रीकांत। चैंपियंस ट्रॉफी में कल भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी भिड़ंत। और आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।